हाय गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ है जेई मेन के एक और टॉपर। हाय, लेट्स वेलकम प्रियांशु शर्मा। प्रियांशु शर्मा है अचीव 99 प्लस परसेंटाइल इन जेई मेन एंड अभी वो एक आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट है। सो लेट्स वेलकम प्रियांशु। हाय प्रियांशु, हाउ आर यू? Hello Shivam. Yeah, I'm fine, and it's nice to see you here. And hello everyone. Yeah, so let me introduce myself first. Yeah, so my name is Priyanshu Sharma, and I am currently a second year BTech Civil Engineering student in IIT Bombay. And yeah, of course, I qualified my JEE Mains in 2023 with 98.74 percentile and scoring 99.02 percentile in chemistry and 99.67 percentile in physics. And yeah, in the current year, along with the 12th, I qualified my JEE Advance also, and now I am in IT. Yeah. Great achievements. तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर आपने री-अटेम्प्ट किया? First attempt. It was my first attempt, and yeah, I qualified it along with my 12th exam. Great. That's a big achievement. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी से। आपने ओवरऑल आपकी सीरियसली प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? एक्चुअली तो काफ़ी ऑड सिचुएशन रहा था। लाइक मैंने प्रिपरेशन शुरू भी कर दी थी और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ऐसा है क्योंकि मैं एक लोअर बैकग्राउंड कह सकते हैं या फिर ऐसे जगह आईआईटी क्या होती है ये भी नहीं, तो मुझे बस पता है इस कोचिंग में चले जाओ। एक्चुअली होम क्लासेस कंपटीशन की तैयारी होती है, तो मैंने बस कंपटीशन की मैं एक्चुअली में जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरी ये 11th में अगस्त में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो सीरियस प्रिपरेशन मेरे मोस्टली कह सकते हैं दिसंबर से मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और दिसंबर से फिर लग गया कि आप तो जेई करना है। ग्रेट, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। अच्छा ठीक है, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर दिया था, तो आप ओवरऑल स्ट्रेटजी बता सकते हो? जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस दिया? लाइक स्ट्रेटजी से चेंज करेगी, टाइम टू टाइम डिपेंड करती है। लाइक 11th में हम है तो स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट होती है, 12th की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, जेई मेन से पहले की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, सेशन 1 से सेशन 2 के बीच का भी अलग होगा, और सेशन 2 के बाद एडवांस और सेशन 2 के बीच का भी अलग होता है, तो स्ट्रेटजी वेरी करती है। बट शुरुआत 11th के लिए बताऊं तो 11th में मेनली फोकस करना चाहिए कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर को कमांड करें, जितना डीप हो सके उतना ज़्यादा डीप कमांड करें, क्योंकि उस समय जो होता है जेई मेन जेई एडवांस कोई प्रेशर नहीं रहता है कि हम कितना पेज देना है या फिर जेई एडवांस देना है, कितना टफ एग्जाम होगा, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं रहता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप हो सके उतना ज़्यादा डीप पढ़ो, कि अगर 11th में डीप पढ़ाई अगर हो रखी होती है ना, तो उससे क्या होता है कि जब 12th में आ जाते हैं तो 12th का चैप्टर्स कंप्लीट करने में लग जाते हैं ना, तो हमें वो जो 11th का है उसको रिवाइज करने का थोड़ा कम समय मिलता है। अच्छे से तैयारी हो रखी होती है तो रिवाइज करने में भी हमें कम समय और साथ में कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है कि हाँ मुझे 11th के ये चैप्टर्स तो मैं जो भी टेस्ट वगैरह दूंगा, लाइक अगर कोचिंग का टेस्ट हो रहा है तो कोचिंग के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जेई मेन के समय भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है उन चैप्टर्स पे। और अगर मैं एडवांस के लिए बताऊँ तो एडवांस में भी 11th का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये जो 11th का चैप्टर्स अगर मजबूत है तो क्या होता है कि एडवांस में तो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इजिली टैकल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, इजिली टैकल हो जाते हैं वो चैप्टर। जबकि 12th का क्या होता है कि अगर 12th के मैंने लास्ट के 4-5 महीने में चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं तो फिर उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेटेजी बिल्डिंग होती है, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो पाता है कि मैं एडवांस में टैकल को बेटर है 11th को जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाओ। अगर मैं 12th की बताऊं तो 12th का भी शुरुआती में तो थोड़ा ठीक रहता है, पर 12th के जब मिड आ जाता है, 12th मिड आने के बाद होते हैं कि हमें जेई मेंस भी देना है, क्योंकि डेट्स भी आ जाती है कि हमें जनवरी में जेई मेंस होने वाली है, तो उसकी काफ़ी सारे ये प्रेशर्स आने लगते हैं। फिर हमें ऑफ कोर्स बैकलॉग केवल आप लोगों का नहीं, मतलब बैकलॉग सभी का होता है, एवरी एस्पिरेंट्स, मतलब मेरे भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स थे, तो बैकलॉग्स हो जाते हैं, पैरेलली चैप्टर चल रहे होते हैं, एग्जाम्स आ रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। वहाँ पे स्ट्रेटेजी काफ़ी चेंज करना पड़ता है। लाइक वहाँ पे आपको मतलब एवरीडे के 8 घंटे तो इंश्योर करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं है 8 घंटे। तो ऐसा नहीं लेके चलना है कि मैंने सोमवार को भी 8 घंटे पढ़े, मंगलवार को भी 8 घंटे पढ़े, ऐसा नहीं हो पाता है जनरली, क्योंकि ऑफकोर्स हम भी ह्यूमन है तो, बट अपने को ये इंश्योर करना कि एक वीक में एवरेज जो है वो हमारा 8 घंटा जा रहा हो। तो किसी दिन 10 घंटा, किसी दिन 5-6 घंटा ही हुआ, लेकिन वीक में हमें मेंटेन करना पड़ता है कि 8 घंटा का एवरेज हम बना रखें,
इस तरीके का स्ट्रेटेजी हमें बिल्ड करना पड़ेगा। काफी डिटेल में बताया स्ट्रेटेजी टाइम के अकॉर्डिंग होती है तो अलग है। तो चलो लेट्स स्टार्ट की अभी के सिनेरियो के हिसाब से बात करते हैं। जैसे अभी जेईई मेन 2025 में ऑलमोस्ट 4 महीने बचे हुए हैं। हाँ। तो अगर अभी कोई स्टूडेंट थोड़ा सीरियसली स्टार्ट करता है तो उसको क्या फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अब 4 महीने ही बचे हैं तो इट्स नेवर टू लेट। सो अभी भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा है कि अभी काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे चूंकि 4 तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें स्कोर्स कैसे बिल्ड करने हैं। अब हमें थोड़ा नॉलेज पे कम फोकस करना चाहिए, लाइक कि हमें चूंकि स्कोर करना है वहाँ पे फाइनली हमें स्कोर्स देखा जाएगा। तो थोड़ा अगर नॉलेज कंसेप्ट पे थोड़ा अगर कम भी फोकस करते हैं तो बेटर है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पे फोकस करें। अभी के लिए कंसेप्ट बिल्ड करने का टाइम थोड़ा अगर मैं मेंस की बताऊं तो उसमें सबसे ज्यादा अभी का जो मैं बता रहा हूँ, अभी फिजिक्स में थोड़ा इजी, रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिक्स में सबसे इजी आ रहा है तो बेटर है अभी जिनका भी वीक पोर्शन चल रहा है बेटर है अभी फिजिक्स पे ध्यान। फिजिक्स तो और फिजिक्स में ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते, मेंस में थोड़ा ऊपर से ही क्वेश्चंस आते हैं। और जेईई में ट्राई करता है कि मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करे और थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे। और चूंकि स्कोरिंग है अभी फिजिक्स काफी इजी पूछ रहे तो स्कोरिंग है तो बेटर स्कोर करने के लिए फिजिक्स पे अभी मेन फोकस करना है। इसके बाद केमिस्ट्री पे मेन फोकस कर, मैथ पे। क्योंकि अगर मैं बताऊं कि आपको अगर स्कोर करना है, अगर अच्छे नंबर, अगर किसी भी आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है तो पहले आपको एक अच्छा स्कोर बिल्ड करना पड़ेगा जिससे आपका इतना कंफर्म हो सके चलो मेरा एडमिशन तो हो जाएगा। इसके बाद होता है कि आपका रैंक बूस्ट होना चाहिए ताकि बढ़िया जगह पे एडमिशन हो सके, हायर कॉलेजेस में एडमिशन हो सके, बढ़िया एनआईटी, बढ़िया आईआईटी में एडमिशन हो सके। ये स्कोर बिल्ड करना है। स्कोर बिल्ड करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके क्वेश्चन जो होते हैं तो ऐसा है कि 3 घंटे का एग्जाम होता है तो 1 आवर 30 मिनट 1 आवर 40 मिनट में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जबकि मैथ के क्वेश्चंस 12-15 क्वेश्चंस बनाने में ही कई बार जो है 1.5 आवर। सो इट्स बेटर कि फिजिक्स केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा भी ध्यान दो। और अभी जो है थोड़ा चैप्टर्स का रिविजन वगैरह, चैप्टर्स पढ़ लिए गए, एटलीस्ट उन चैप्टर्स को इतना मजबूत कर दो कि उन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो इतना भी श्योर रखो कि अगर तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए। सभी का ऐसा ही चल रहा होता है, सभी का कुछ चैप्टर 10 चैप्टर, किसी का 20 चैप्टर होता है, इतने सारे छूटे हुए रहते हैं। लेकिन उनका रहता है, उनका स्ट्रेटेजी क्या रहता है कि जो छूटे हुए ठीक है जाने दो, उनको लाइटली कर लेंगे, लेकिन जो चैप्टर हो चुके हैं उन चैप्टर पे इतना बढ़िया कमांड कर लेना होता है कि नहीं चाहिए। और अगर जेईई में आपको क्वालिफाई करना है तो सिंपल स्ट्रेटेजी कि वहां पे आपको सारे के सारे इजी क्वेश्चंस बना देने। आपसे इजी क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटे। ठीक है बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो इजी तो नहीं छूटना चाहिए और अपना बेस्ट देना होता है। मतलब ऑफ कोर्स कोई बच्चे जेईई मेंस में 300 में 300 लाने से 300 में 100 नंबर भी लाने वाले होते हैं तो ठीक है चलता है, लेकिन अपना बेस्ट देना। मतलब अगर आपसे 75 क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए, अगर आप 75 में से अगर आप 50 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट वहाँ पे 46-47 क्वेश्चंस तो बनने ही चाहिए। 100% इफिशिएंसी कंसीडरिंग दैट। तो आपका अगर 50% कैपेबिलिटी है, 50 क्वेश्चंस का कैपेबिलिटी है तो आपसे 46-47 क्वेश्चंस तो बनने ही चाहिए। ये चीजें इंश्योर करनी होती है। और अगर टाइम देने के बाद बताऊं तो अभी बेटर है एटलीस्ट 5 साल के और एक बार नहीं। ऑफ कोर्स आप 10 साल के पीवाईक्यू, उससे बेटर है आप 5 साल के पीवाईक्यू 2 बार करो। जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बन जाएंगे आपसे। पीवाईक्यू जितने ज्यादा रिपीट जितना हो सके उतना रिपीट करोगे, वो जरूरी है। राइट। अच्छा, जैसे हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करी कि उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो आप के ध्यान में कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे फिजिक्स में पहले प्रायोरिटी ये चैप्टर्स होने चाहिए तो बाद में। हाँ, काफी सारे ऐसे चैप्टर्स फिजिक्स के बताऊं तो एक चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के कॉमन चैप्टर्स है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो बेटर है कि थर्मोडायनेमिक्स से कमांड कर लिया जाए। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स से बढ़िया कमांड कर लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, फिजिक्स के भी क्वेश्चन बन रहे होंगे। हालांकि थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है तो फिजिक्स में वर्क डन पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन वो माइनर डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर कमांड कर लेते हैं तो 2 चैप्टर्स कमांड हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट कमांड हो रहे हैं, तो बेटर है उस पर फोकस करें। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अदर चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। जैसे केमिस्ट्री में होता है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम करके, उसमें आपको पूरे मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ना है। तो बेटर है आप मॉडर्न फिजिक्स पे भी कमांड कर लो। केमिस्ट्री भी हो रहा है और फिजिक्स भी हो रहा है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं।
फिजिक्स के और अगर चैप्टर्स बताऊं तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उससे गारंटेड है कि जेईई मेंस में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो गारंटेड है ना। इट्स कंपलसरी काइंड ऑफ थिंग है, ये कंपलसरी है ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू बनाओगे ना 10 ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अकेले करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक साल में वो 30-35 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेटर है करंट इलेक्ट्रिसिटी कमांड करो। और भी कुछ चैप्टर्स अगर केमिस्ट्री की बताऊं तो केमिस्ट्री से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस चैप्टर से क्वेश्चंस गारंटेड। और सबसे बड़ी खूबसूरती वाली बात कोऑर्डिनेशन चैप्टर की ये है कि आप कह सकते हो कि हाँ मैंने बना दिया है अब ये सही हो, ऐसा होता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ध्यान दिया जा सकता है। और भी चैप्टर्स है लाइक तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स है, उससे इजी क्वेश्चन आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बन जाते हैं और बन भी जाते हैं और साथ में गारंटेड भी कहा जाता है, क्योंकि वो आई गेस फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें ऐसा होता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कि आपने क्वेश्चन बना दिया ना, आपके आंसर आ गए तो ठीक है, वो सही ही होगा अगर आपने प्रोसेस से सही किया। ऑर्गेनिक के कुछ और लॉजिक से सोच लिया और जेईई मैंने कुछ और लॉजिक से आंसर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, उससे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चंस गारंटेड रहते हैं, तो आने ही आने हैं। और बेटर है अगर मैं कहूँ कि किसी से कि आप खुद जज कर लो कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए आप सीधा 5 साल की पीवाईक्यू बनाइए, तो कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू ट्राई कीजिए। 10 कमांड कर दिया, पूरा का पूरा बना दिया, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जेईई मेन जेईई एडवांस क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और एक और चीज ध्यान देना होता है कि आपको चैप्टर्स को पूरे कमांड करने की भी जरूरत नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कमांड करो, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे वो क्वेश्चंस पूछता है, गारंटेड रहता है। तो बेटर है अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स को कमांड कर लो जो कि गारंटेड है। लाइक उसमें क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बेटर है कि एटलीस्ट उन टॉपिक्स को कमांड कर लिया जाए जो पूछे जा रहे हैं। सो ये जजिंग जो है बेटर रहेगा और ये पीवाईक्यूज के बेसिस पे होना चाहिए। पीवाईक्यूज आपके कौन से चैप्टर्स ज्यादा, उन चैप्टर्स को एकदम पूरे कमांड पर, ऐसा। राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लोगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो भी हो जाएगा। राइट। अच्छा, जैसे आपने पीवाईक्यू करने की बात की कि पिछले 5 साल के पीवाईक्यू 2 बार करे, तो आपने मतलब ऐसे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू से कितने करे थे? इसके गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें तो एनी हाउ चूंकि जेईई मेन जेईई को एडवांस क्वालिफाई करना है, तो लिमिट तो नहीं रखते हैं। बट रफली मैं बताऊं तो मैंने जेईई मेंस का क्वेश्चंस 2013 तो मैंने तो सीधा 2004-2005 तक से उठा। हालांकि जैसे 2004 से मैं क्वेश्चन 2022 तक का किया था, 4, 5, 10 इन सब के रिपीट नहीं किया था मैंने। प्रीवियस मतलब लगभग 20 तो प्रीवियस 5 साल का जो क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चन को मैंने रिपीट में मारे थे, मतलब 2 बार 3 बार रिपीट मैंने कर दिया, ऐसा था। एक बार और एंड प्रीवियस 5 साल के चैप्टर्स को, प्रीवियस 5 साल के जो क्वेश्चन बैंक है उनको 2-3 बार रिपीट मार दिया, तो इतना ज्यादा किया था। और टेस्ट की अगर बताऊं तो टेस्ट तो, और ऑफ कोर्स टेस्ट ही इम्पोर्टेंट है। आपके कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आते रहता है, लेकिन फिर भी आप जब टेस्ट, तो इसके लिए टेस्ट दे रहोगे तो भी आपको आइडिया लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो आपको छोड़ना रहता है, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो बनाना है, तो बन भी रहा है तो भी फोकस होना चाहिए कि जितने भी इजी क्वेश्चन है सारे मेरे से बन जाए, इसके बाद फिर टफ क्वेश्चन पे लगते हो। सो ये सब थोड़ी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ती है, तो इसके लिए जरूर ज्यादा टेस्ट दे, जितना ज्यादा पीवाईक्यू बनाए वो इम्पोर्टेंट है। राइट। हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉलेज दुनिया की वेबसाइट पे भी हमने फ्री में जेईई मेन के पूरे मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, मतलब फुल मॉक टेस्ट भी है, सब्जेक्ट मॉक टेस्ट भी है, डेली लाइव क्विज भी हम अपडेट करते हैं, तो वो पूरा कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए आप जाके फ्री में उसे अडॉप्ट कर सकते हो, फिर एनालाइज कर सकते हो आपकी क्या मिस्टेक्स है, क्या स्ट्रेंथ्स है। पूरा एनालिसिस हम अपनी तरफ से भी देते हैं कि आपने कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करे हैं, कौन से टॉपिक्स आपके वीक रह गए। तो आप ऐसे धीरे धीरे मॉक टेस्ट अपना देते रहो और अपनी परफॉर्मेंस आप इंप्रूव कर सकते हो। ओके, हाँ करेक्ट। आपने एक चीज अच्छा बोला कि आपने टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है। जैसे आपने अगर टेस्ट दे दिया तो ऑफकोर्स आपने अगर टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे गए तो आपने 35 क्वेश्चन बनाए, तो ऑफकोर्स 35 में से 35 सही होगा, इसका तो चांसेस बहुत कम ही होते हैं। मालूम चला 35 क्वेश्चन सही हुए, उन 10 क्वेश्चन को देखना जरूरी है कि हाँ इसमें गलती क्या हुआ मेरे से। तो ये टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बस एक स्टेप हमसे मिस्टेक होती है जिसके कारण पूरा का पूरा क्वेश्चन
पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाता है। तो अगर आप एक स्टेप सही कर ले तो आपका पूरा सोल्यूशन सही हो जाएगा। सो ये टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट जितने भी दे रहे हो तो एटलीस्ट उनका तो एनालिसिस होना ही चाहिए। कई बार होता है कि जैसे 50 क्वेश्चंस का अगर टेस्ट दिया, अगर मेरे से 25 बने 15 नहीं बने, तो 25 जिसमें से बन गए हैं सही हो रहे, तो बाकी जो 10 गलती हुए, गलत तो एनालिसिस एकदम मस्ट है। बाकी आपसे नहीं बने तो बढ़िया है, बट रिलेटिवली एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, नहीं हमने सोल्यूशन भी प्रोवाइड करे, एनालिसिस भी प्रोवाइड करे। 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक तो जो आपसे हो गए उनको भी एनालाइज करो, देखो क्या पता कोई और वे हो जिससे आप और फास्टर उसे सॉल्व कर सकते हो, ऑप्टिमल वे हो जो देखो कि आपसे क्या सिली मिस्टेक होगी, और जो अटेम्प्ट नहीं हुए वो भी देखो कि आपने पढ़ा था वो टॉपिक आपसे क्यों नहीं सॉल्व हो पाया। तो मॉक टेस्ट का मेन पर्पस ही वही है कि आप एक के बाद एक टेस्ट देते जाओ, एनालिसिस करते जाओ, तो आपका स्कोर इंप्रूव हो। बहुत सारे ज्यादातर स्टूडेंट्स का कैसा होता है कि वो मतलब पहले 1-2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर उनका डेफिनेटली कम ही आता है थोड़ा, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आप कुछ बताना चाहोगे? मैं तो सीधे बताऊं तो कभी सोचने ही नहीं, मतलब आप ये मान लो कि आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। अगर आपने इवन जो आपको डिफीट कर सकता है, अगर आपने ठान ली, जब तक आप खुद से डिफीट नहीं मान लेते कि अब चलो मुझसे नहीं हो रहा है, मैं हार गया, तब तक आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। बेटर है आप हमेशा लगे रहो। और मैं एक बात बताऊंगा, जैसे अगर कोई सक्सेस हो रहा है ना, या फिर किसी का एग्जाम निकल जा रहा है, तो उसके पीछे 2 रीजंस होते हैं। मैं ये रिपीट करता हूँ कि 2 रीजंस होते हैं। एक तो होता है कि उसका माइंड शार्पनेस कितना है, और दूसरा चीज होता है कि उसने कितना हार्डवर्क किया है। ये चीजें होती है। तो माइंड शार्पनेस तो बाय बर्थ होती है, नहीं इंप्रूवमेंट किया जा सकता, लाइक एक्सरसाइज वाला इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन ज्यादा इंप्रूवमेंट वो बाय बर्थ होगी। तो उस चीज को अगर छोड़ देते हैं तो बाद में आता है हार्डवर्क। हार्डवर्क में इन्फिनेटली इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि दौड़ू, तो ठीक है। अगर मैं माइंड से थोड़ा अगर उतना वीक हूँ, अगर रिलेटिवली टॉपर्स होते हैं वो काफी तेज माइंड है, उनको काफी जल्दी उनको से क्वेश्चन के साथ आंसर बताते रहे, ठीक है, उनको रहने दो। आप टाइम लो, हार्डवर्क करो। अगर आपसे उतने माइंड शार्पनेस नहीं है ना, तो आप हार्डवर्क करो। ऐसा होता है। इवन मैं 3 लोग था, हम लोग 3 लोग एक ही रूम में बैठ करके पढ़ाई करते थे, और सब कोई इक्वली हार्डवर्क में भी इक्वल नहीं थे और माइंड शार्पनेस में भी इक्वल नहीं थे। लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इतना बढ़िया बनाया, जैसे मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि एक हम में ऐसा था कि वो माइंड शार्पनेस था, लेकिन पढ़ने में वो थोड़ा कम समय देता था, हार्डवर्क थोड़ा कम करता था। कंट्रास्ट में उसका था, माइंड शार्पनेस में थोड़ा कम है, लेकिन वो हार्डवर्क इस तरीके सबको मेहनत करते थे। कोई कम थोड़ा शार्प माइंडेड है, कोई थोड़ा कम शार्प माइंडेड है, ऐसा था। लेकिन सबने हार्डवर्क किया और अच्छा खासा किया, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, मैं IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एक IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, एक NIT इलाहाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। हम लोग तीनों ने इतना कॉम्पिटिटिव करेंट ईयर में क्वालिफाई किया, तीनों अपने जगह पे पहुंच गए। ऐसा है। ग्रेट, काफी अच्छी बात है। सही कहा आपने। हार्डवर्क और टैलेंट 2 चीजें हैं। आपके पास अगर टैलेंट थोड़ा कम है, पहली बात तो आप इसमें भी टैलेंट कम है। अगर आप ऐसा अज्यूम करते हो कि टैलेंट थोड़ा कम है, तो हार्डवर्क कैन बीट टैलेंट। तो आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क, मोटिवेटेड रहो, हो जाएगा क्लियर। कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, काफी लोग करते हैं, हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी एक रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोगों को डाउट रहता है कि वो पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे और चैप्टर्स पे मूव हो जाते हैं, तो पिछले चीजें। तो आप कौन सी रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, क्या सजेस्ट करोगे? लाइक इसमें 2 चीजें आती है। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है, कि अगर आप ऑनलाइन कहीं से भी वीडियो देख करके पढ़ रहे हो, तो बेटर है कि जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हो, अगर वो 1 घंटे का लेक्चर है तो आप 1.5 आवर में देखो। 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में देखो, लेकिन उस लेक्चर का नोट्स बना लो। और हर एक चैप्टर्स का लेक्चर एक बार से, तो मैक्स टू मैक्स 2 हो गए, लेकिन चैप्टर्स के लेक्चर 1 से ज्यादा नहीं देखो। उसके बदले क्या करना है, जैसे 1 घंटे के बदले 1.5 घंटे का नोट्स बना लिया, तो एक बार ही वीडियो देखने पड़े, और इसके बाद जो नोट्स आपने बनाए उसको 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हो रिवाइज, उतना रिवाइज करो। वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा टाइम जाते हैं। ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप एक बार टाइम लो, नोट्स बनाओ, और जितने बार हो सके नोट्स रिवाइज करो, वीडियोस मत देखो। दूसरी बात, जो ऑफलाइन कर रहे हैं उनके लिए तो उनके ऑफकोर्स कोचिंग में जो भी होगी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, DPPs, मॉड्यूल्स, तो उन सबको जितना चले दो बढ़िया है। और रिवीजन के 2 साल किताबें दुख सहना पड़े, या फिर थोड़ा कट ऑफ होना पड़े बाकी चीजों से, सोशल मीडिया वगैरह से, तो थोड़ा कट ऑफ हो जाओ। 2 साल बस मेहनत, अब पहुंचने के बाद आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि आपको पूरा एंजॉय करने का यहाँ पे अपने
सोशल मीडिया छोड़ रखा है, आपको सब कुछ 2 साल मेहनत करना है। और जैसे संडे वगैरह होता है, संडे इज़ द बेस्ट डे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैंने खुद यूज़ किया है संडे को। संडे मेरा बेस्ट डे रहता था क्योंकि उस दिन कोई कोचिंग वगैरह नहीं, जाके बैठे हुए हैं पढ़ाई कर, आपको कम्प्लीटली ऐसा होता है ना, मोस्ट इफिशियंट डे होता है उस दिन। जैसे होता है बाकी दिन अगर क्लासेस वगैरह कर लिए हैं तो थोड़ा इफिशियंसी, लॉन्ग स्ट्रेचिंग करके उतना लॉन्ग स्ट्रेच में पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन संडे को होता है कि हम पूरा फ्री हैं, कोई टायर्डनेस वगैरह नहीं है, पूरा फ्रेश माइंड है। जितना पढ़ सकते हो आप दिन भर में 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे तक पढ़ सकते हो आप। जितना संडे को रिविजन्स करो, प्रीवियस चैप्टर्स वगैरह को। संडे हो गए, फिर इवेंट्स था, तो इन सब इवेंट्स में भी जैसे जिस दिन पार्टिकुलर एक दिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप उसमें एंगेज रहो। शाम में बनाई जा रही तो शाम में एंगेज रहो, लेकिन ऑल डे जो है वो पढ़ाई वढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करना हो सके। ये इवेंट्स वगैरह और संडेज जितने भी आते हैं, या फिर कई बार भारत बंद, स्कूल बंद, कुछ भी हो रहा है, यूटिलाइज करो इसको। जितना ज़्यादा यूटिलाइज एंजॉय करना है तो फिर आप IITs वगैरह में आ जाओ। IITs में आपको सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलेगी। गर्मी की छुट्टी भी आपको अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ मिल जाएगी, ठंडे की छुट्टी भी 1 मंथ मिलेगी। मतलब साल में 4 मंथ छुट्टियाँ, और बाकी हर एक वीक में सैटरडे संडे इंक्लूड कर लो। तो इंजॉय करना जितना इंजॉय कर सकते हो IITs में आने के बाद। अभी थोड़ा ऐसा होता है। राइट। अभी तो आपका जो टाइम है वो बिल्कुल एकदम गोल्डन टाइम समझो, उसको बिल्कुल वेस्ट मत करो। सोशल मीडिया और ये सब जो बातें रह गई, ये आपके IIT बॉम्बे से एक स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू किया था, अभिषेक गिल। तो उन्होंने बताया था कि जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपने बायो में 1-2 साल के लिए ऐसा मोटिवेशन रखो कि भाई 2 साल आप अच्छे से मेहनत करोगे, फिर बायो में लिखोगे IIT, वो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन। अभी छोटे मतलब शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पे देखो, आप लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचो और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करे जाओ। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आपका सब अच्छा ही होगा। बस बिलीव रखो अपने ऊपर, ठीक है। तो प्रियांशु, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें करी हैं। अगर कोई चीजें रह गई हो जो आपके मन में हो, जो आप आने वाले JEE Main 2025 के एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हो? आपको ये चीज याद रखो कि आपको JEE Main, JEE Advanced जो भी क्वालिफाई करना, आपको ये क्वालिफाई आपको PYQ ही करवाए। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि PYQs करवाओ। तो आपने अगर चैप्टर्स को अच्छे से भी कमांड कर लिया ना, तो ये गारंटीड नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। इवन अगर आप JEE Mains के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो मोस्टली होंगे कि आपसे क्वेश्चन से नहीं बन, अच्छे से कमांड करना, आप कमांड कर लो। इसके बाद मैं गारंटीड कहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन से नहीं बन रहे हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो आपको समझ में नहीं आया कि कैसे प्रोसीड करना है। तो इतने से ज़्यादा PYQs बना सकते हो, बनाओ। और PYQs जो नहीं बन रहे उनके सोल्यूशन देखो। इसमें आपसे नहीं बन रही है और आप सोल्यूशन देख देख के बना रहे हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप जितना लेक्चर पढ़ करके समझ सकते हो, उससे ज़्यादा आप क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख करके समझ सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चंस, लेट से आपने PYQs बनाने बैठा, आपसे नहीं बन रहा, क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखते जाओ और सोल्यूशन देख देख के बनाओ और उसे एनालाइज करो कि इसने कैसे बनाया है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट करने जाओ तो वो क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। तो आप सोल्ड एग्जाम्पल पूरे आराम से देखो, इसमें बिल्कुल भी मत शर्माना नहीं है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है। वो सबको देखते हैं, मैंने भी देखे थे, बहुत ज्यादा सोल्ड एग्जाम्पल देखे थे, और 1-2 बार देखा, फिर नेक्स्ट टाइम से वैसे कुछ तो आंसर ही होगा, ऐसा हो। सोल्ड एग्जाम्पल देखो, बढ़िया है। और हाँ, मतलब कम से कम 5 साल करने चाहिए एनी हो। और अभी JEE Main 1 मतलब अगर आपको JEE Main सेशन 1 में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, मैं JEE Main सेशन 2 में ये कवर कर लूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। बेटर है आप JEE Main सेशन 1 में, JEE Main सेशन 1 सेशन 2 में काफी डिफरेंस होता है। अगर आपने JEE Main सेशन 1 में अगर आपने 150 मार्क्स पे आपके 98 परसेंटाइल बन रहे हैं ना, तो आपके 200 नंबर लाने पे फिर से 98 परसेंटाइल ही बनेंगे सेशन 2। सो इट्स बेटर कि जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाते हो, सेशन 1 में मुझसे जितना हो सके मैं फोड़ दूँ एकदम। मतलब क्रैक करना है तो सेशन 1 में ही कर लिया, सेशन 2 में जितना इम्प्रूवमेंट हो सके करेंगे, लेकिन फोकस सेशन 1 ही होना चाहिए, एनी हो। और ये मत सोच के चलना कि हाँ मुझसे इतने सारे चैप्टर्स तो पढ़े ही नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोच के चलनी है। क्योंकि मैंने बोला कि जिस होते हैं उसको छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस बना दो, और जो नहीं हुए उन चैप्टर्स को छोड़ो। लेकिन जो चैप्टर्स हो गए हैं, अब उस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपसे बनना चाहिए। मतलब ऐसा बनना चाहिए कि अगर मैंने क्वेश्चंस बना दिए और क्वेश्चंस बना करके मैंने आंसर लिख दिए, अगर बुक में कुछ और आंसर दिया हुआ है तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप सीधा कह सको कि बुक का आंसर गलत है, मैंने बनाया जो सही है। आप इतना डेवलप कर लो उन चैप्टर्स को, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा हो सके करो।
PYQs वगैरह, और ये लास्ट 4 मंथ है तो PYQs ही है जो आपको JEE मेंस JEE एडवांस क्वालिफाई करवाएगी। और अभी एडवांस पे थोड़ा कम ही फोकस करो, लाइक वीक में अगर एडवांस के टेस्ट पेपर्स भी दे रहे हो तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे उतना कमांड नहीं है तो अब ठीक है, आप JEE एडवांस को अभी थोड़ा सा बुला दो और JEE मेंस पे फोकस करो। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक होता है ना कि अगर किसी को लग रहा है कि मुझसे तो JEE मेंस नहीं होगा, उनके लिए क्या है कि अब मैंने JEE नहीं हुआ, आपसे अगर JEE मेंस नहीं भी हुआ, आपसे हो चुका होगा। लाइक अगर आप लेट्स से मैं अगर टॉप पे पहुंचता हूँ तो अगर आप JEE एडवांस क्वालिफाई करते हो तो आप IITs में जाते हो, अगर वो नहीं हुई तो आप JEE मेंस का एग्जाम है, JEE मेन अगर क्वालिफाई कर मार्क्स आते हैं, अगर अच्छे परसेंटाइल आई है तो आप NITs में जा सकते हो, थोड़ा और कम आ सकते हो, GFTs में जा सकते हो। नहीं भी नहीं आ पाए कि NIT भी नहीं हुआ, IIITs भी नहीं हुआ, GFTs भी नहीं हुआ, तो इसके बाद आपको आता है एक वेबजी का एग्जाम होता है, मतलब नॉर्थ इंडियन वालों के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वेबजी का एग्जाम लेती है। तो अब वेबजी का एग्जाम जो होता है JEE मेंस से रिलेटिवली इजी होता है, तो अब वेबजी का एग्जाम दे सकते हो, उसमें आप अच्छा स्कोर करके वेस्ट बंगाल की इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेट्स से वेबजी भी नहीं हो रहा है तो CUET आप कर सकते हो, CUET में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हो, और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं हुई तो भी स्टेट गवर्नमेंट जो रन किए हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेज होते हैं वहाँ भी आप जा सकते हो, तो आप CUET कर सकते हो। लेट से आपसे DU भी नहीं हुआ, CUET, वेबजी, JEE मेंस, JEE एडवांस कुछ भी नहीं हुआ, इसके बाद भी उतने भी परसेंटाइल स्कोर कर रखे, उसी परसेंटाइल पे आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक अदर रैंक लिस्ट जारी करता है, उसके थ्रू आपके स्टेट जो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होती है JEE मेंस के रैंक के हिसाब से। खराब है फिर भी उसी के हिसाब से एक नया रैंक लिस्ट बनता है और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेट से आपसे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मान लेते हैं कितना भी खराब सिचुएशन हुआ, आपसे कुछ भी नहीं हुआ, तो आपने अगर अच्छे से मेहनत कर रखी है ना JEE मेंस में, JEE मेंस से पहले अगर अच्छी मेहनत कर ली कि मैंने 6 घंटे पढ़ा नहीं हुआ, तो आप में ये मान लो कि आपने खुद को तराश चुका है, तो तराशा जा चुका है, तो आप में वो हैबिट बिल्ड हो चुकी होगी कि आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। तो आप अगर इस फील्ड को छोड़ करके किसी और फील्ड में बाकियों से काफी आगे रहोगे, जहां बाकी लोगों से 2 घंटे नहीं की जा पा रही होगी, वहां पे आप 6 घंटे 7 घंटे इजिली पढ़ लो, तो बाकी फील्ड में भी आपको सक्सेस करने का ज्यादा चांसेस बन जाती है। सो मेहनत करो, जितना करो आप बढ़िया जगह पे पहुंच जाओगे। ये मत सोच के चलना कि मतलब अपना बेस्ट देना है हमेशा। राइट, मेहनत तो पहले करो, बिलीव करो, जो क्लोज टारगेट है JEE मेन पहले सेशन 1 है उसे टारगेट करो, और ऐसा कभी बिलीव मत करो कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ होता भी है लास्ट में, तो जैसा आपने बताया कि आप जिस भी फील्ड में जाओगे आप उसमें हमेशा एक्सेल करोगे। तो इसी के साथ आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, आपको बहुत बहुत मतलब हमारे व्यूअर्स को भी ऐसे, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू लॉट। एंड जैसा कि आपने PYQ के बारे में बताया, तो आई वुड लाइक टू रीआइटरेट कि हमारे वेबसाइट पे सारे यूजर्स जा सकते हैं। हमने पिछले पूरे 5 साल के PYQ फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड टॉपिक्स के हिसाब से भी डिवाइड करके रखे हुए हैं कि किस टॉपिक में किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप जाके टाइमली मैनर में उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका ट्रैक भी रहेगा, आपने क्या सॉल्व कर लिया, कितने बार कर लिया, क्या इंप्रूवमेंट हुआ। So that's all. Thanks a lot, Priyanshu. Thank you, sir, to give me this opportunity to put my vision and the strategies to put it in front of the students. I hope they all come in IITB also and meet me here. Yeah, let's hope so. I'll be happy to see them here. Yeah. All of the students that are viewing us, let them reach IIT. Okay, so for our viewers, please don't forget to like and share the video, and also subscribe to our YouTube channel for more such exciting videos.